अच्छा भाई, करें बच्चे स्टार्ट। अच्छा अच्छा, नमस्ते भाई, नमस्ते नमस्ते जी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। कल हमारा टॉपिक ये है। चलो स्टार्ट करते हैं टॉपिक 10th क्लास का। ठीक है भाई, 10th क्लास लेक्चर 2 है। ठीक, डेट कैसे होगी? लेक्चर 2 है, लेक्चर 2 दूसरा लेक्चर है। कल आपको समझाया था कि हाँ, थ्योरम के बारे में समझाया था कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या है ये। ठीक है, इसे आप ध्यानपूर्वक समझेंगे। सबसे पहले जो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है, काम कैसे करती है, कैसे लगा जाते हैं, कहाँ पर लगती है, कार्य क्या है। तो ये है आपकी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। देखो, अंक दो चीज होती है, एक तो होती है अंक, एक होती है संख्या। ठीक है, आपको अच्छे से पता होगा जो हमारे अंक होते हैं, अंक एक हो गया संख्या। क्या होगा? संख्या। ठीक, अंक और संख्या, इन दोनों में अंतर है। ये दोनों चीज अलग अलग है। अंक, इसे अंक को इंग्लिश में बोलते हैं डिजिट, और इसे बोलते हैं भाई नंबर। नंबर बोलते हैं, नंबर। ठीक है, तो क्या होता है, इन अंकों से तैयार होती है संख्या। कैसे? टोटल डिजिट कितनी है? 10 डिजिट है बस। आप जानते हो अच्छी तरीके से, 10 है। जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। देखो, जो सिंगल सिंगल नंबर लिख रहे हैं, ये सिंगल सिंगल, ये आपकी डिजिट है। डिजिट अंक हो गए 0, 1, 2, 3, 4, 9 तक है। तो टोटल कितने अंक हो गए? टोटल 10 अंक है। इन 10 अंकों से तैयार करते हैं संख्या। क्या तैयार करते हैं? संख्या करते हैं, संख्या तैयार। ठीक है, कैसे? जैसे कि आपको बोल दूं मैं, ये हमारा 37 है। 37, इस 37 को मैं ये तो कहने का नहीं कि ये डिजिट है, अंक है, यो नहीं। ऐसा बोलना पड़ेगा ये संख्या है, ये नंबर है। ठीक है, ये 2 अंकों की संख्या है। कितने अंकों की संख्या है? 2 अंकों की। भाई एक अंक ये रहा, एक अंक ये रहा, टोटल कितने अंक है? अगर सिंगल सिंगल को गिने जा, सिंगल ये हो गया और सिंगल ये होगा, तो टोटल कितने अंक होंगे? ये 2 अंक हो गए। 2 अंक हो गए, मतलब 2 डिजिट में आएगा। तो ये 2 डिजिट नंबर है आपका। जो 37 है, ये 2 डिजिट नंबर है। ये नंबर बना कैसे? ये नंबर कैसे बना? ये नंबर डिजिट से तैयार हुआ, अंकों से तैयार। अब देख लो, आप सीख लो ये बना कैसे। ठीक है, जो आपकी ये संख्या है, ये 37 जो संख्या है, जो नंबर है, ये बना कैसे? यो इन अंकों से तैयार करा। देखो कैसे। आपका ये है 37 है जी। ये जो संख्या है, इनसे बनी अंकों से। कैसे बनी? देखो, हम राइट हैंड साइड से देखते हैं, सिंगल अंक है, इसे बोलते हैं इकाई का अंक। जो हमारा इकाई का अंक होता है, इकाई के अंक में 1 से गुणा करनी पड़े तो आ जाएगा आपका 7। अच्छा, ये तीसरा है, ये है 3 है ना? 3। जो इकाई है ढाई, ये ढाई का अंक है। और ढाई के अंक में कितने से गुणा करते हैं? 10 से गुणा करते हैं। ढाई के अंक में 10 से गुणा, तो 10 या कितने हो जाएंगे? 30। इन दोनों को जोड़ देंगे। जब आप 7 को और 3 को जोड़ेंगे तो टोटल कितनी बनेगी भाई? 37। तो ऐसे तैयार हो जाएगी। तो आपने देखा होगा कि हमने किसका यूज़ करा? हमने अंकों का प्रयोग करा, क्योंकि ये भी आपका सिंगल अंक था। ठीक, ये भी सिंगल अंक था। ठीक, ये सिंगल अंक जो है था आपका अंक, सिंगल जो डिजिट थी राइट हैंड साइड में, ये यूनिट डिजिट थी। यूनिट, यूनिट डिजिट। तो यूनिट में तो 1 से मल्टीप्लाई करवाओगे, ये 10 डिजिट थी। तो इसमें 10 से करवा दिया तो 30 आ गया। दोनों को जोड़ कर नंबर तैयार हो गया। तो बताओ, इन्हीं से बना नहीं बना? देख रहे हैं ना आप, ये डिजिट है, इन अंकों से ही नंबर तैयार हुआ नहीं हुआ? आप कहेंगे हाँ जी, हमारे अच्छे समझ में आ गया। तो उसी पे आधारित है। एक और सीख लो इसमें, ये भी यहीं से आप एक और सीख लो तो अभी क्लियर हो जाएगा आपका, बिल्कुल क्लियर। जैसे, जैसे एक और देखो आप, ये आपका 287 है। ये 3 अंकों की संख्या है। कितने अंकों की? 1, 2, 3, 3 अंकों की संख्या है। इसमें 3 अंक है। ये 3 डिजिट नंबर है। कितने? 3 डिजिट नंबर है ये। 3 डिजिट नंबर, 1, 2, 3। ये तैयार कैसे हुई? जो इन्हीं अंकों से बनी। देखो कैसे। जो आपका जो 7 है, 7 की मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगी, क्योंकि यूनिट डिजिट है। तो कितना आ जाएगा? 7।
ये देखो 8 है, 8 की मल्टीप्लाई किससे होगी, 10 से, तो 10 डिजिट यो है ना, टेंथ में है, तो कितना आएगा 80। और ये 100 पे है, इकाई धाई, 8 में 10 से गुणा है, इकाई धाई सैकड़ा, और सैकड़ा में कहते हैं 100 हो जाएगी 100 से, तो टोटल कितना बन जाएगा भाई ये 200। इन सारे नंबर को जोड़ दो, 7 प्लस 80 प्लस कितना भाई 200, सारा जोड़ जाड़े कितना बैठ जाएगा, 287 बैठ गया, ये बढ़ गया। बताओ आपकी समझ में आ गई है? हाँ भाई आ गया आपकी समझ में, आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है? अब तो आप बता सकते हो ना भाई, अब तो आप बता सकते हो कि ये क्या है, ये क्या है ना, कैसे नंबर तैयार होता है, कैसे संख्या बनती है, डिजिट क्या है आपकी, अंक क्या होते हैं, संख्या क्या होती है, बताओ, दोनों में डिफरेंस समझा दिया, अलग अलग चीज़ है। तो अंकों से, डिजिट से क्या तैयार हुआ है, नंबर्स तैयार होते हैं, नंबर्स बनते हैं, अंकों से संख्याएं तैयार होती है, संख्या, ठीक है। और आपको संख्या बना कर दिखा दी कैसे तैयार होती है, इनका प्रयोग कैसे करते हैं। सिंगल सिंगल को उठाओ, जोन से स्थान पर आ रहा है उसमें इससे मल्टीप्लाई करोगे, सारा जोड़ दो, ये आ गया। तो जो हमारी फंडामेंटल थ्योरम है, जो इसका नाम है देखो, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। तो ये अंकों पर आधारित है, अंकों का मतलब ये अंक, मतलब ये वाले अंक हो गए, ठीक है, अंक तो उसमें आवेंगे, कोई संख्या दी गई होगी उसमें लगेगी, कोई भी संख्या होगी, मान ले ये है, चलो ये संख्या है, तो पूरा नंबर है, क्या इस नंबर में अंक आए हुए हैं, आप कहेंगे हाँ ये रे अंक, ये रे 7 सिंगल डिजिट है, 8 सिंगल डिजिट, 2 सिंगल डिजिट, ये अलग अलग अंक है, बताओ तो अंक आए हुए हैं इस नंबर में, ठीक है, तो उसी में लागू होगी, और इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। इंग्लिश में नाम क्या है, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, अर्थमेटिक, ठीक है। अच्छा, इस थ्योरम की खोज, या इस थ्योरम को किसने दिया, एक ही साइंटिस्ट था जिसका नाम था कॉर्ल फ्रेंडिंगोस, ठीक है, क्या नाम था उसका, ये नाम था कॉर्ल फ्रेंडिंगोस था। उसका जन्म कब हुआ था भाई, 1777 में, और उसकी मृत्यु हो गई थी 1855 में, ठीक है। अच्छा, इसे जो, जिसने ये थ्योरम दी अंकगणित की आधारभूत पर में इसने, और कॉर्ल फ्रेंडिगोस, इसे इसे गणितज्ञों का गणितज्ञों का राजकुमार कहा गया, क्या कहा गया, राजकुमार। तो जो गणितज्ञ थे, जो सर्वश्रेष्ठ गणितज्ञ थे उस टाइम के, तो इसे राजकुमार नाम दिया गया, ठीक है। उनमें तो तीन गणितज्ञों में इनका स्थान था, और इसके साथ में दो और थे, दो आदमी और थे, दो गणितज्ञ और थे, साइंटिस्ट दो और थे, ये थे, इसका नाम, इनका नाम सुना होगा आपने, आर्किमिडीज, और ये तो बहुत फेमस है, तो सारी जगह गए हैं, न्यूटन। तो मतलब कहने का मतलब है, जो ये ओल्ड फ्रेंडली दोस्त थे, इन्हें किस किस चीज़ों का ज्ञान था, बिल्कुल बढ़िया ज्ञान ज्ञान, बेस्ट ज्ञान, है ना। एक तो इन्हें गणित में तो महारत हासिल थी इन्हें, और फिर इन्हें विज्ञान का भी बहुत बेस्ट ज्ञान था, ऐसे ये है, ये भी यही थे भाई। जैसे कि आर्किमिडीज हो गया, ये साइंस में भी मिलेंगे आपको, और मैथ में भी है। न्यूटन साहब हो गए, साइंस में मिलेंगे, और किस में वही, उसमें साइंस और गणित में मिलेंगे। तो ये तीन आदमी देख रहे, एक दो तीन, तो उस टाइम के फेमस थे, फेमस फेमस में इनका नाम था, और इन्हें सबसे सर्वश्रेष्ठ थे इन्होंने गणितज्ञों में। तो बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं? तो अच्छे से समझ में आ गया आपके कि किसने दी थी वो, क्यों दी थी। अच्छा, अब जो हम गणित की आधारभूत परमें हैं, इसे कैसे लागू करते हैं, कहाँ पर लगती है, क्या चीज़ है क्या नहीं, यहाँ तक तो आ गया आपकी समझ में, अच्छी तरीके से सारा बता दिया, ठीक है। कोई डाउट, अगर कोई डाउट रहा हो तो बता सकते हो, है भाई कोई डाउट, नहीं है, नहीं, चलो कोई दिक्कत नहीं, तो मैं इसे थोड़ा मिटा दूँ, रफ कर दूँ, ठीक। चलो भाई, तो मैं इसके बारे में आपको समझा दूँ। देखो,
पहले इसका मैं आपको बेसिकली बता दूं कि बेसिकली है क्या चीज़। जो अंकगणित की आधारभूत परमें होती है, ये कहाँ पर किस चीज़ में लागू होती है, किस पर आधारित है? बस दो चीज़ पर आधारित है, याद रखियो आप। एक तो भाज्य संख्या और एक अभाज्य संख्या। जी, इन पर है, भाज्य और अभाज्य। अच्छा, इन्होंने कहा था, जो कॉल फ्रेंडिंग घोष थे, जो गणितज्ञ थे, उस गणितज्ञ ने ये कहा था, अगर कोई भी भाज्य संख्या है, अगर कोई भी भाज्य संख्या है, उस भाज्य संख्या को हम अभाज्य, कोई भी भाज्य संख्या है, उस भाज्य संख्या को हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, और वो भी बिना बिना क्रम के अद्वितीय हो, बिना क्रम के अद्वितीय हो। ठीक है भाई। जैसे दूसरी भाषा में, सही शब्दों में, मान ले कोई भाज्य संख्या है, उस अभाज्य संख्या के आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे, उसका क्रम चाहे कैसा ही हो, पर लिखेंगे उसे एक तरीके से। ये बात इन्होंने कही थी। अच्छा, जैसे मेरी बात को आप ध्यान से समझेंगे। पहले मान लिया हमने, चलो ये ले लिया 100 21, चलो 28 ले लिया, या चलो 21 ही ले लिया, 21 ले लिया। देखो, हमने ले लिया 21। 21 एक कैसी संख्या है? 21 एक भाज्य संख्या है। कैसी है? भाज्य। चलो, भाज्य तो हमने यहाँ रख दी 21। अब 21 के हमें फैक्टर करने हैं। क्या करने हैं? फैक्टर। फैक्टर करो भाई। क्या देख सकते, 3 से काट लो, 3 7 21, 7 एकम 7, तो इसके फैक्टर ये आ गए। फैक्टर क्या है? 3 गुणा 7। तो बस इसने यही कहा था, ज़्यादा इसमें समझने वाली कोई बात नहीं है। इसका मेन पॉइंट पकड़ो, बस इसमें कंप्लीट हो जाएगा। कैसे? भाज्य संख्या, ये आपकी 21 भाज्य संख्या है, इसे क्या में तोड़ दिया? अभाज्य में। अब देखो कैसे। भैया आप 3 देख रहे हैं, ये कैसी संख्या है? अभाज्य है। ये 7 देख रहे हैं, ये कैसी संख्या है? अभाज्य है। बताओ। तो भाज्य संख्या को हमने क्या में तोड़ दिया? अभाज्य में। अब टुट्टा कैसे? इसके फैक्टर करें। फैक्टर का मतलब गुणनखंड करें। इन इसके पहले गुणनखंड करने पर फिर इसे गुणनफल के रूप में लगा दिया। अच्छा, और अद्वितीय क्रम के बिना कैसे? अच्छा, वो क्या है इसका? जब 21 है, वो 21 को आप ऐसे भी लिख सको, 3 गुणा 7, या 7 गुणा 3 भी लिख सको। ठीक है, बस वो आपकी इच्छा है। पर लिखे जाएगा, मानने जाएगा एक ही से। चाहे ऐसे लिख लो तब एक बात है, ऐसे लिख लो तब एक बात है, मानने जाएगा पर इसे एक ही। चाहे ऐसे ले लो, आप ऐसे ले लो, पर ज़्यादातर फिर भी आरोही क्रम में लेंगे तो थोड़ा अच्छा लगे। बाकी तो उसमें कोई दिक्कत है ना। आरोही क्रम तो जानते होंगे, बढ़ता हुआ क्रम, पहले छोटी संख्या फिर बड़ी संख्या। तो आपकी ये थी अंकगणित की आधारभूत परमें, बस यही थी, बेसिकली यही थी। सारा इसके बारे में मैंने आपको समझा दिया। कोई भी भाज्य संख्या होगी, उस भाज्य संख्या को हम किसके रूप में लिख सके? सबसे पहले उसके गुणनखंड करेंगे, और गुणनखंड वो कैसे आने चाहिए? अभाज्य। अभाज्य गुणनखंड होने चाहिए। ठीक है, और उसका क्रम कैसे ही हो, मतलब कैसा क्रम? क्रम मतलब आरोही क्रम में हो, अवरोही क्रम में, मतलब कैसे आगे पीछे कैसे ही हो। तो ये होता है इसे। ठीक है, अभी एग्जाम्पल दिया आपको 21 का दिया, ये रहा। आपके मन में विचार और कुछ अलग आ रहा होगा, जैसे कि ले लो 100 चलो 188 ले लो। ठीक है, आप कह रहे होंगे आप 188 लिए, उससे समझाइए थोड़ा करके। हाँ। तो 188 के पहले सबसे पहले फैक्टर कर लो। 2 से काटेंगे, 2 9 18, 2 चौक 8, फिर 2 से काट लो भाई। 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, 47, 47 से कटेगा। ठीक है, देखो, तो आपका ये आ गया। इसके जब हमने फैक्टर करे तो दो गुना कितना? 47 आ गया। ठीक है, तो दोनों ये सेम है। सेम को आप ऐसे लिख सकते हैं, 2 की पावर कितना? 2, और गुणा में कितना? 47। तो 188 लिख दिया। तो आप देख रहे हैं, ये हमारा जो नंबर है, ये क्या है? अभाज्य। ये नंबर हमारा क्या है? अभाज्य। और ये संख्या हमारी क्या थी? भाज्य। तो भाज्य संख्या को हमने किस में बदल दिया? अभाज्य, अभाज्य संख्याओं में बदल दिया। ठीक है, तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय यही है। अगर आप इसको लिखना चाह रहे हो, वैसे वैसे 2 नंबर में लिखने के लिए आ जाए। कितने नंबर में? 2।
2 नंबर में लिखने के लिए आ जा कभी कभी, कभी कभी ये। अच्छा, इसके बारे में पूछते क्या है कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय लिखे और उस पर एक उदाहरण दो। ठीक है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय लिखे और उस पर एक उदाहरण दो। अगर ऐसा पूछ लिया गया तो 2 नंबर में पूछेंगे। वैसे अगर बात करें तो बहुत ही कम आती है। अच्छा, पर इस पर सवाल 100% आ गया, इस पर सवाल 100% आने हैं। अगर प्रमेय लिखने के लिए ना ही, प्रमेय लिखने के लिए ना ही या ना इस पर कोई उदाहरण दिया, ठीक है, और इस पर एक उदाहरण देते तो इसका मतलब ये 2 नंबर में आ जाएगी। और बाकी क्या नाम है, लिखने के लिए ना ही, तो भाई फिर तो क्या 100%, फिर इस पर सवाल तो आने आने, सवाल आपको आगे लगा। तो आपने समझ लिया, एक बार और समझा दूं और फिर इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा, आप उसे लिख लेना। ये है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या है, कैसे लगाई जाती है, क्या होती है। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय अंकों में लगाई जाती है, संख्या में लगाई जाती है। जैसे कि ये लगती है इसमें बस भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। अच्छा, काम क्या है इसका, काम ये है कोई भी दी गई भाज्य संख्या होगी, भाज्य संख्या को हम किस में लिखेंगे, अभाज्य संख्याओं के रूप में लिखेंगे। अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड करेंगे, फिर गुणनफल के रूप में लिख देंगे। और जो इनके फैक्टर आवेंगे, जो इनका क्रम होगा, क्रम अद्वितीय होगा, मतलब यूनिक होगा। यूनिक, यूनिक का मतलब केवल एक तरीका, केवल एक ही तरीका, 2 तरीके नहीं, केवल एक। या तो 3 गुणा 7 मान लो, या 7 गुणा 3, है एक ही, ले जाओगे आप इसमें से एक ही, ये बार बार रिपीट नहीं होने की, बार बार। ठीक है भाई, तो ये है आपकी। और इसमें अच्छा, अगर आप ये थ्योरम लिखना चाह रहे हैं अंकगणित की आधारभूत पर में, तो मैं बोल रहा हूँ आप इसे लिख लियो या नोट कर लियो, या आपकी ये नोटबुक में है, उसमें आपकी किताबों में है। ठीक है, तो किताब में से देख लियो आप, किताब में भी उसी लैंग्वेज में लिख रही है, सब यही समझा रखा है उसके बारे में, आपको हमने ऊपर ऊपर से डिटेल्स की समझा दी। ठीक है, अच्छी तरीके से सारा इसके बारे में बता दिया। अगर आप शुद्ध लैंग्वेज में, बेहतरीन लैंग्वेज में लिखना चाह रहे, तो मैं बोलता हूँ उसे लिख लो, या फिर किताब के अंदर से लिख लियो। वो लिख रही है कि थ्योरम नंबर पहली, अंकगणित की आधारभूत पर में, डार्क हेडिंग में, अगर डार्क में लिखा हुआ है उसे याद कर लियो आप। और एक इस पर 1-2 उदाहरण कर लियो बस, और कुछ नहीं। फिर भी लिखना चाह रहे तो भाई हाँ लिख लो, लिखना चाह रहे तो लिख लो। अच्छा बोल लो, लिखो, लिखो, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, लिख लो। प्रत्येक भाज्य संख्या को, लिख लिया, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में, व्यक्त, व्यक्त, ब्रैकेट में चले गए, गुणनखंडित किया जा सकता है, गुणनखंडित किया जा सकता है। अच्छा, ठीक है, यह गुणनखंडन अपने क्रम के बिना, अपने क्रम के बिना अद्वितीय होते हैं। अद्वितीय मतलब केवल एक तरीका, केवल एक तरीका अद्वितीय होते हैं। तो लिख लिया आपने, ठीक है। बता, जो आपको मैंने परिभाषा लिखवाई है, इसकी परिभाषा यही बोलती है कि वो भाज्य संख्या है, सो क्या है तोड़ दिया है भाज्य में गुणनखंडों के रूप में। ये मैंने आपको समझा ही दिया। ठीक है, नोट करना चाह रहे हो कुछ रफ पर, आप कुछ भी समझने के लिए तो कर लो,
कर लो, 1 मिनट देता हूँ मैं आपको, इतना कर लो। चलो भाई मैं इसे अब रब कर दूँ। अब देखना है, ऐसे मैं इसे रब करता हूँ। चलो अब इसमें आप एक नोट में लिख लियो। नोट में जो आपके हमेशा याद रहे कि नोट में क्या है, कि जो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है इसका प्रयोग कहाँ पर करते हैं, क्या लिखेंगे, इसका प्रयोग, इसका प्रयोग या यूज, इसका प्रयोग इसका प्रयोग एचसीएफ तथा एलसीएम, एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात करने में, ज्ञात करने में किया जाता है। ज्ञात करने में किया जाता है। तो आप याद रखना है कि जो आपकी ये फंडामेंटल थ्योरम है इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, एचसीएफ ज्ञात करने में और एलसीएम ज्ञात करने में किया जाता है। ठीक है, तो लो नोट कर ली। ठीक है, अब आपको हम क्या सिखाएंगे इसमें, पहले चलो सबसे पहले इसमें एचसीएफ सिखाया जाएगा, एलसीएम चलो यही सिखा देंगे। चलो अरे सीख लो, एचसीएफ सीख लो, फिर उसके बाद एलसीएम। ठीक है, ओके जी। चलो तो अब तो पता चल गया इसके बारे में आपको अच्छे से कि जो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है इसका प्रयोग एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात करने में किया जाता है। अब मैं सारे पूरा करता हूँ और आपको सबसे पहले एचसीएफ सिखाऊंगा मैं। एचसीएफ अगर मैं जो सिखाऊंगा, स्टार्टिंग में सबसे पहले जो एचसीएफ सिखाया जाएगा वो अंकों पे सिखाया जाएगा, नंबरों पे सिखाया जाएगा। फिर नंबर से ले लेके हम किस पे लेके जाएंगे, व्यंजक बहुपद इन पे लेके चलेंगे। पहले आप नंबरों में सीखो एचसीएफ निकालना, फिर नंबरों में सिखाया जाएगा आपको एलसीएम निकालना, फिर धीरे 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 लेवल बढ़ा देंगे। चलो तो नया टॉपिक है आपका एच सी एफ, एच सी एफ। ठीक है भाई, ये और इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, महत्तम समापवर्तक, हिंदी में महत्तम समापवर्तक से, महत्तम समापवर्तक या शॉर्टकट में ऐसा बोलते हैं मैसे, मैसे पे, मैसे या मैसे पे भी बोलते हैं, या मैसे पे। ठीक है भाई। अच्छा देखो इसके हिंदी में कितने नाम है, 3 नाम है, 3। एक तो है महत्तम समापवर्तक, एचसीएफ का नाम, और शॉर्टकट में इसका दूसरा नाम हो गया मैसे, और फिर तीसरा नाम क्या होगा, मैसेप है, मैसेप है। ठीक है, फुल फॉर्म देखो इसकी, फुल फॉर्म ये आपका एच है, एच का मीनिंग होता है हाईएस्ट, एच का मीनिंग हाईएस्ट, सी का मतलब कॉमन, और एफ का मीनिंग होगा फैक्टर। ठीक है भाई, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है, पता चलेगी इसके बारे में। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट का मतलब होता है बड़े से बड़ा या सबसे बड़ी, लिख लो इसमें चाहे हाईएस्ट, बड़ी से बड़ी, ये लिख लो चाहे। कॉमन का मीनिंग होता है उभयनिष्ठ,
उभयनिष्ठ। और फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड। ये हिंदी में इनका मतलब ये है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट का मतलब है बड़ी से बड़ी कोई भी संख्या होगी। उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन जो दोनों में उभय होगी, ठीक है, जो दोनों में हो। ठीक। गुणनखंड, गुणनखंड करने पर जब हम उस संख्या के गुणनखंड करेंगे तो कॉमन आएगी, कॉमन में से उठानी है, उसे बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एसएफ निकालने की दो विधि है, ठीक है। कितनी विधि है? दो विधि। एक तो एसएफ निकालने की आपकी अभाज्य गुणनखंड विधि, मतलब गुणनखंड विधि हो जाएगी। एक हो जाएगी एसएफ निकालने की ट्री मेथड। आपने ट्री मेथड पढ़ा होगा छोटी कक्षाओं में, जिसे बोलते हैं ट्री मेथड, मतलब कि वृक्ष गुणनखंड, है ना, ये वृक्ष त्रिगुणनखंड, ये ट्री मेथड। अच्छा, तो यहाँ तक समझ में आ गया आपकी? बताओ भाई, आपके कोई डाउट है यहाँ तक? आप बताओ, कुछ डाउट है? कुछ बात समझ में ना आ रही हो? आगे समझ में? हाँ हाँ, ये तो, हाँ ये इसका नाम है। ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी। वैसे हम भी ऐसे नहीं लिखने के, ज़्यादातर शॉर्टकट में ऐसे ही लिखेंगे। ये बहुत बड़ा नाम हो गया। ठीक। अच्छा, इस पर उदाहरण लेना चाह रहे हो आप? अभी से सीखो, ये देखो कंप्लीटली सीखो से ऐसे। हमने इसके बारे में बता दिया आपको, ये समझा दिया, पर ये चीज़ अगर आपकी अभी समझ में नहीं आई तो एक उदाहरण देख लो। एक दो तीन चार, जितने भी आप एक दो चार उदाहरण देखेंगे, उदाहरण से एकदम समझ में आ जाएगी एच है क्या चीज़, है क्या चीज़। एच का मतलब हाईएस्ट, हाईएस्ट। सी का मतलब कॉमन, एफ का मतलब फैक्टर। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को डिवाइड करती हो। क्या करती हो? डिवाइड। तो इसलिए इसके शब्द में पहले ही आ रहा है बड़ी से बड़ी। बड़े से बड़ा, बड़ी से बड़ी संख्या या बड़े से बड़ा नंबर ऐसा देखना है जो सारी संख्याओं को, जो दी गई संख्याओं को डिवाइड करता हो, उसे क्या बोलते हैं? ऐसे। अब देखते हैं। चलो, तो सबसे पहले मैं आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से करवा दूँ। विधि फर्स्ट देख लो आप। अभाज्य गुणनखंड, ये अभाज्य गुणनखंड विधि से, ठीक है। ओके, पहला एक उदाहरण देखो। उदाहरण मान लिया आपको दे दे, एक तो 28 दे दिया और एक 172 दे दिया। ये दो संख्या है, एक तो 28 हो गया। ये मैं अभी अपनी ओर से इसे समझा रहा हूँ एच सी एफ को, ठीक है। किसे समझा रहा हूँ? एच सी एफ, एच सी एफ निकालना सिखा रहा हूँ अपनी ओर से। उदाहरण दे दे के समझा रहा आपको मैं। जब किताब के उदाहरण चलेंगे या किताब की एक्सरसाइज चलेगी तो मैं आपको किताब दिखा दूंगा, किताब कौन सी पढ़ा रहा हूँ, कौन सी पढ़नी है, कौन सी नहीं पढ़नी है, सब समझाऊंगा। पहले आप ये बेसिकली समझो। अगर आपने बेसिकली समझ लिया तो आप हर हर किताब का सवाल निकाल देंगे। कोई सी किताब हो, कुछ लिख रखा हो उसमें, ठीक है। चलो, वही है। अभी थोड़ी सी आज तबीयत सी खराब है, फिर भी मैं लेकर आया क्लास ले, क्योंकि बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि आपने क्लास रोक रखी है और क्या नाम है, थोड़ा इसे डिटेल से समझा दो। थोड़ी आज भी प्रॉब्लम से हुई, करवा रहा हूँ, फिर भी मैं समझा रहा हूँ। 28, 28 के फैक्टर देखो। जब आप 28 के फैक्टर करेंगे, फैक्टर कर लो, 2 से डिवाइड कर लो। 14 दूनी 28, 2 से डिवाइड करेंगे 7, 7 से करेंगे खत्म। तो हमने क्या करा? 28 के फैक्टर कर लिए। ये 28 के फैक्टर आपके आ गए 2 गुना 7, ठीक है। ओके, अब 172 के फैक्टर करेंगे। आ जाओ,
जब आप 172 के फैक्टर करेंगे, ये 2 से डिवाइड करो, 2 अट्ठे 16 और 2 छः 12, 2 से काट लो, 2 चौक 8 और 2 तीन कितने बनेंगे 6। ठीक है भाई, 43 तो भाई अभाज्य संख्या है, तो ये अपने पढ़ सकते हैं। तो उसका मीनिंग यहाँ